दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये वही दिन है 21 जून का जो पूरे 365 दिनों में सबसे लंबा दिन माना जाता है। यानी कि इसका आशय यदि ये निकालें कि योग भी इंसान को दीर्घ जीवन, लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और तंदुरुस्ती बोनस में। इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जोधपुर के युवा योग गुरु श्री पुनीत मेहता। पुनीत मेहता साहब, बहुत स्वागत करते हैं आपका एफएम सन सिटी के इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हालांकि जो योग की दुनिया से जुड़े लोग हैं या ध्यान में जो पारंगत होते हैं या जिन्हें सांसों की गति को नियंत्रित करना आता है, उन लोगों को ये नहीं पूछना चाहिए कि कैसे है ना? बिल्कुल। अच्छा, आपकी पैदाइश जोधपुर की ही है? जी जी। और इसके प्रति कैसे शौक आपका डेवलप हुआ? मतलब जब मैं स्कूल डेज में योगा के लिए जाता था इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं से ये मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता गया। उसके बाद फिर मैंने 2009 में प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लोनावला में एक इंस्टीट्यूट है कैवल्य धाम, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने इसकी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद काफ़ी और भी जगहों से मैंने अलग अलग कोर्सेज किए। तो सीखना सिखाना अभी तक जारी है। और ये निरंतर जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। जब पहली मर्तबा जब स्कूल के दिनों में आपके दिमाग में ये आया कि मुझे योग के प्रति अपने शौक को और ज़्यादा तराशना चाहिए, तो जब पहली मर्तबा आपने योगिक क्रियाएं की होंगी, और आज आपके सामने यदि कोई पहली मर्तबा नया स्टूडेंट जब योगिक क्रिया करता है, तो उन दोनों के बीच में कितना फासला पाते हैं आप? देखिए, किसी भी तरह की अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत में थोड़ा सा आपको अनईजीनेस रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आएंगे तो वही चीज़ आपके लिए एक कंफर्टेबल जोन में आपको लेके चली जाती है। तो फिर वो आसन हुए, चाहे प्राणायाम हुए, चाहे ध्यान हुआ, चाहे मुद्राएं हुई, तो वो आप इजीली करने लग जाते हैं। पुनीत जी, शास्त्रों में भी योग का जो है बहुत भरपूर जिक्र हुआ है, खासकर ऋग्वेद में। तो यदि इसके इतिहास में जाएं तो 2000 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है हमारा योग। स्वामी विवेकानंद जी ने तो पराई धरती सात समंदर पार में जाके पहली मर्तबा योग का जब वहाँ जिक्र किया था तो पूरी दुनिया अचंभित थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ वर्षों पहले इसकी विधिवत शुरुआत की थी, वहाँ से यदि ये कहें कि योग आज कितना प्रासंगिक है? जितना योग प्राचीन काल में प्रासंगिक था उतना ही आज भी प्रासंगिक है। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग अष्टांग योग की रचना की, उन्होंने यही बताया कि योग शास्त्र से आप अपने मन को, और व्याकरण शास्त्र से आप अपनी वाणी को, और वैद्यक शास्त्र से आप अपने तन के जो वृत्तियां हैं, जो मल है, उसको दूर कर सकते हैं। तो एक इसके ऊपर श्लोक भी है, मैं बताना चाहूँगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम पातंजलिम प्राण जलिरान तोष्मी। तो ऐसे महर्षि पतंजलि को हम अंजलिबद्ध होकर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे शास्त्र की रचना की है। बल्कि अगर मैं आपकी बात को और थोड़ा सा बढ़ाते हुए ये जोड़ना चाहता हूँ कि न सिर्फ प्राचीन काल में इसकी प्रासंगिकता थी, बल्कि आज इसकी ज़रूरत ज़्यादा पेश आ रही है, क्योंकि बीमारियों का, तनाव का ग्राफ जितना बढ़ता जा रहा है उतनी ही योग की अहमियत बढ़ती जा रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से? मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पैसे कमाए जाते हैं उसी तरह से हेल्थ को भी आप अर्न करते हैं। तो ये 4 वर्ड के ऊपर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, EARN। ई को हम रेफरेंस करेंगे एक्सरसाइज के लिए जी, ए को रेफरेंस करेंगे हम एटीट्यूड के लिए, आर को रेफरेंस करेंगे हम रेस्ट के लिए, और एन को रेफरेंस करेंगे हम न्यूट्रिशन के लिए। वाह। तो जिस तरह से आप पैसे कमा रहे हैं वैसे ही आपको हेल्थ कमानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल एक कार की तरह है। जिस तरह से कार के 4 चक्के होते हैं
तो एक भी चक्का अगर बैलेंस नहीं होगा तो कार सही से नहीं चल पाएगी। तो उसी तरह से अगर इन चारों में अगर आपने बैलेंस नहीं बैठाया तो आपका जो जीवन का जो जीवन वो मतलब स्मूथली नहीं चल पाएगा। जीवन की जो गाड़ी है वो स्मूथली नहीं चल पाएगी। जी पुनीत जी, जैसा आपने फरमाया EARN अर्न के लिए भी आपको तंदुरुस्ती अर्न करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ये अर्न करने के लिए इसमें खर्च कुछ नहीं है? जी, खर्च कुछ नहीं है ना। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है वही। कि इसे अर्न करने के लिए आपको जेब से खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना है और केवल अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने से आप खुद व्यवस्थित हो सकते हैं। बिल्कुल जी, अब मुद्दे पर आते हैं पुनीत जी। क्या योग प्रातःकाल में ही किया जाना चाहिए? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रातःकाल जो समय बताया गया है शास्त्रों में कि आप सूर्योदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय अगर योग का अभ्यास करते हैं तो जो सारे जो प्राण हैं वो प्रॉपर चैनलाइज होते हैं, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, एक शुद्ध वातावरण मिलता है। इसलिए कल्पना के तौर पर ये बात बहुत अच्छी भली लग सकती है, लेकिन ज़रा सा तस्वुर कीजिए। मैं आपको उन गलियों में ले जाना चाहता हूँ, चाहे महानगरों की, हम ग्रामीण अंचल की बात छोड़ भी दें तो बाग बगीचों वाले लॉन वाले बंगले कितने होंगे, या जो बिल्कुल कबूतर खानों की तरह सोसाइटीज़ में जो लंबी लंबी इमारतों में रहते हैं, सीमेंट और कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, उनके लिए धूप का मिलना बड़ा दुश्वार होता है, या ताज़ा या ठंडी हवा मिलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या योग कितना मुफीद है? अगर वो घर पर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कर रहे हैं, या फिर बाहर पब्लिक पार्क्स हैं वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और घर पर भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप खुले मतलब बालकनी में बैठकर कर लें या छत पर जाकर कर लें। ओके, अब एक दूसरा मुद्दा जो मेरे जहन में है कि क्या सांसों को नियंत्रित करना ही योग है? नहीं, ये सिर्फ उसका एक भाग है। मतलब सांसों से मेरी मुराद है कि तमाम इंद्रियों को आप वश में करने की यदि ताकत आप चाहते हैं तो योग करना चाहिए। वो आ जाती, योग करने से आपको वो ताकत मिलने लगेगी। वाह, क्योंकि जो अष्टांग योग में जो बताया गया है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार जो है वो विड्रॉवल ऑफ सेंसेस ही है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना ही प्रत्याहार है। ओके, पुनीत जी, ये श्रव्य माध्यम है, चूंकि टीवी में होते तो आप दृश्य माध्यम से आप खुद बता पाते कि इस तरह से सांस को नियंत्रित किया जा सकता है, या प्राणायाम का ये प्रॉपर तरीका है। शब्दों के ज़रिए ही आपको वो तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, लोगों को अपने शब्दों के ज़रिए वो सिखाना होगा। आज लाखों श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और पुनीत जी यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। और पहले म्यूजिकल ब्रेक में आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाना चाहते हैं? केसरी मूवी का एक सॉन्ग है, तेरी मिट्टी। हाँ, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। आइए सुनते हैं। केसरी फिल्म की बेहतरीन रचना सुनवाने के लिए बहुत आभार आपका पुनीत मेहता साहब। इस वक्त हमारे साथ में हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में जोधपुर के युवा योग गुरु। पुनीत जी, इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हमने बातचीत को उस रोचक मोड़ पर छोड़ा था जहां उत्सुकताएं आपने पैदा की थी कि प्रारंभिक स्टेज से लगा के समाधि तक। जी, तो बहुत आसान से शब्दों में जो लालायित हैं, जो ये सोचते तो हैं कि हम कल से योगा करेंगे और कमबख्त वो कल कभी नहीं आता, उन लोगों को प्रेरित करने के लिए आप वो बहुत संक्षेप में ये सारे स्टेज बताएंगे? जरूर जी। वैसे तो योग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसके जो रचयिता हैं वो स्वयं आदि योगी हैं, भगवान शिव। और उसके बाद मतलब योग पूरी तरह से बिखरा हुआ था, उसको जो सिस्टमेटाइज किया है वो महर्षि पतंजलि ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व। जी। उन्होंने एक शास्त्र की रचना की जिसका नाम है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में सबसे पहला जो है वो है यम। यम 5 प्रकार के उन्होंने बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वहीं अगर नियम, और दूसरा जो स्टेप है वो है नियम। तो नियम जो उन्होंने बताया वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये भी 5 हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है आसन की, जो हम आजकल देखते हैं। जितने भी पोस्चर्स हैं तो वो आप अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं।
किसी भी तरह के आसन आसन आप बैठ कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेज उन्होंने बताई है वो है प्राणायाम की, दैट इज 4th स्टेज। उसके बाद आती है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो बाकी की जो 4 स्टेजेस हैं वो जब आप पूरी तरह से पारंगत हो जाएं तब उसकी तरफ बढ़ें। जी, तो पहले जो 2 स्टेज हैं वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब धर्मों में इस तरह की बातें हैं। हाँ, किसी न किसी एंगल से ज़रूर हैं। हाँ, वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए बताई गई है। जी, पुनीत जी, तीसरे पायदान पर जब हम आते हैं और आसन शुरू करते हैं जी, तो जो बंदा इसके प्रति प्रेरित होकर आसन शुरू करना चाहता है उसके लिए क्या निर्देश होंगे? मतलब कहाँ से शुरुआत करें? किसी योग शिक्षक के गाइडेंस में ही करना चाहिए जी। तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी कंडीशनिंग, आपको स्टार्टिंग में कंडीशनिंग कराई जाएगी, फिर आपको स्ट्रेचिंग कराई जाएगी। कंडीशनिंग बोले तो मतलब पूर्व तैयारी, जैसे किसी भी चीज की हम पूर्व तैयारी करते हैं तो उसी तरह से योग में जाने के लिए भी आपको पूर्व तैयारी कराई जाएगी। आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठाया जाएगा, आपको ध्यान एकत्रित करवाया जाएगा अपनी श्वास पर, अपने शरीर पर, अपने विचारों पर। मैं वही जानना चाहता हूँ अपने लाखों श्रोताओं के लिए कि श्वास की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय अपनाया जा सकता है? क्योंकि माफ़ कीजिएगा, लोग चाहे जिस तरह की इबादत करते हैं वो इबादत तो करते हैं, सामने झुके हुए तो हैं, माला उनके हाथ में है, ईश्वर उनके सामने है मूर्ति में, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। आज वहाँ जाना है, उनसे पैसे लाने हैं, वहाँ आज उनसे संपर्क करना है। तभी एक कहावत है कि ये मन बड़ा चंचल है, सुमिरन में नहीं लगता। हाँ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। वाह, क्या बात है। तो ये मचलन से रोकने के लिए उपाय बताइए। बस आप जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए कि मुझे ऐसा थॉट क्यों आ रहा है, मुझे नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है, मुझे पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं आ रहा है। तो जब आप ये चीज छोड़ दोगे, जैसे थॉट आ रहे हैं उसको छोड़ दो, उसके हाल पर ही छोड़ दो, तो कुछ टाइम के बाद में ऐसा होगा कि जो थॉट प्रोसेस है वो आपका स्टेबल होने लगेगा। उसके लिए आपको अपनी श्वास पर ध्यान लेकर आना है। जैसे ही आपका ध्यान कहीं और जाता है, वापस से अपने ध्यान को श्वास पर लेकर आएं। अपने श्वास की गहराई को देखें, उसकी लंबाई को देखें, उसके स्पर्श को महसूस करें, उसके तापमान को महसूस करें। तो जितना आप सूक्ष्म उतरेंगे उतना ही आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा। ओके। और यदि जो नया बंदा है इस श्वास की गति को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित होना चाहता है, उसके लिए आसान सा तरीका ये बताएं कि वो चाहे तो गिनती गिन के अपने फेफड़ों में सांस भर सकता है। हाँ, वही। और कुछ देर के लिए उतनी ही गिनती गिन के उसे भीतर रखा रहे ताकि स्टेमिना बढ़े। हाँ, स्टार्टिंग में यही रेशियो हम लोग बताते हैं 1:1 का। ओके। कि जैसे आप 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 5 सेकंड में श्वास छोड़िए। ओके। तो उससे आपका क्या, एक तो गिनती पर भी ध्यान है और आपका श्वास पर भी ध्यान है। तो जब जैसे जैसे आप इसमें परफेक्शन आता जाएगा तो वो रेशियो आप फिर बढ़ा भी सकते हैं, 1:2 कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चैनल है वो बिल्कुल एक अच्छे से काम करने लगेगा और आपकी जो श्वास की लंबाई है वो बढ़ने लगेगी। क्योंकि ऐसा ऋषि मुनियों ने ऑब्जर्व किया है नेचर को कि जो प्राणी धीरे धीरे श्वास लेता है वो दीर्घायु प्राप्त करता है जी। और जो प्राणी बिल्कुल तेजी से श्वास लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो कुत्ते हुए, तो उनकी उम्र बहुत कम होती है। वहीं अगर आप एग्जांपल लेंगे टर्टल का, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेता है, तो उसकी उम्र भी बहुत सालों होती है। एक जिज्ञासा थी मेरी पुनीत जी। जी। कई लोग बल्कि मैं ये कहूँगा कि अधिकांश लोग जो हैं पूरा सांस नहीं लेते, क्योंकि आधा सांस लेके छोड़ देते हैं, क्योंकि जिंदा तो है ही, जिंदा रहने के लिए इतना काफी है। उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कई लोग पूरा श्वास भी नहीं लेते हैं, पूरा श्वास छोड़ते भी नहीं है। उन्होंने अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। जैसे इनहेल करते वक्त एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब फुलाव आना चाहिए शरीर में, आपके फेफड़ों में, और एक्सहेल करते वक्त कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, सिकुड़न होनी चाहिए। तो कई लोगों का उल्टा होने लग जाता है। तो ब्रीदिंग पैटर्न उन्होंने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है, स्ट्रेस की वजह से, मोटापे की वजह से, गलत खान पान की वजह से, स्मोकिंग की वजह से।
तो इन सब चीज़ों को हटा करके जब वो प्रॉपर वे में ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न भी सिस्टमेटाइज होने लगेगा और वो और अच्छे से श्वास ले पाएंगे। ब्रीदिंग पैटर्न को सुचारू करने के लिए आपको एक जगह ध्यान केंद्रित करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे कोई कामकाज और भी कर रहे हैं, तब भी तो सांस पूरी ली जा सकती है। हाँ, इसमें तो कोई रुकावट वाली बात है नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब मसला आता है कि जो लोग वजनदार लोग हैं, हाँ, हम यानी कि जो खाते पीते घरों से हैं, हाँ, मतलब बेतहाशा जिन्होंने वजन बढ़ा लिया है, क्या ऐसे लोगों के लिए जिम जाने से या कसरत करने से ज्यादा मुफीद है योग? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिम में आप वेट्स उठा करके आप काम कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, और योग के अंदर आप अपने खुद के शरीर के वेट के साथ में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो जब आप अपने खुद के वेट के साथ में काम करेंगे तो वो और अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। एक सवाल इस समय हमारे जहन में ये भी आ रहा है कि जो मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए योग कैसा है? जवाब जानने की कोशिश करेंगे, विस्तार से जवाब जानेंगे हम पुनीत मेहता जी से, लेकिन यहाँ रुकना चाहते हैं फिर छोटे सी म्यूजिकल ब्रेक के लिए। और इस बार पुनीत जी, कभी खुशी कभी गम मूवी से एक सॉन्ग है, सूरज हुआ मध्यम। क्या बात है। वक्त की तंगी के चलते किसी रोज ये पूरा गीत हम आपको सुनवाएंगे पुनीत जी, ये वादा रहा। लेकिन मेरा सवाल अभी अनुत्तरित है। इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने खड़ा किया था कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कैसा है योग? डायबिटीज जो कि आज के समय में एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, हर घर में आपको एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा। तो योग के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है अभी कुछ वर्षों में कि जो लोग योग कर रहे हैं और जो लोग योग नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया है। मतलब जो लोग योग कर रहे हैं उनको इतना बेनिफिट मिला है कि उनको अब दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योग के अंदर कुछ ऐसे आसन बताए गए हैं डायबिटीज़ के लिए जिससे पैंक्रियाज जो हैं वो वापस अपने सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं और जो प्रॉपर सिक्रेशन है इंसुलिन का वो सुचारू रूप से होने लगता है। जिस तरह से वक्रासन है, गोमुखासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, तो इन आसनों के नियमित अभ्यास से आप डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। क्या बात है। खिन्न मन को प्रसन्न करने के लिए और खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा पाने के लिए या आत्मविश्वास को बढ़ाने का जरिया बन सकता है योग? बिल्कुल बन सकता है। हमने काफ़ी बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें ये पाया गया है कि जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग आसनास हम करते हैं उससे विल पावर बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास है अगर वो हम करते हैं तो उससे एक समर्पण का भाव आता है। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो एक इंसान में आने लगती हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी योग बहुत कारगर है। ओके, अब कुछ वो बातें जो बंदे को सावधानियां रखनी चाहिए योग करते समय। सावधानियां तो बस अपने डॉक्टर को एक बार आप अच्छे से बता दें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनसे पूछ लें कि क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप शुरू कर सकते हैं किसी भी अच्छे योग शिक्षक के गाइडेंस में, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। क्या गंठिया रोग से पीड़ित लोग या जोड़ों के दर्द से जो ग्रसित हैं, क्या वे लोग भी योग कर सकते हैं? हर कोई योग कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई। और इसमें थेरेपेटिक योगा भी अलग से दे रखा है। जिनको जैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, नी प्रॉब्लम है, तो इस तरह के में, हाँ जी, इस तरह से इतनी सारी डिजीज है तो उनके लिए स्पेसिफिक योगा डिजाइंस कर रखे हैं। स्पेसिफिक पैकेजेस हम लोग फॉलो करते हैं कि उनको वही कराया जाए ताकि उनको उससे रिलीफ मिले। ओके, या फिर जैसे कमर दर्द से जो लोग ग्रस्त हैं या फिर जिनके फ्रैक्चर पहले ऑलरेडी हो चुका है, अब ठीक है, हाँ। या उनके जिस्म में रॉड स्टील की डाली हुई है, क्या उनके लोगों के लिए भी अलग से योगा? हाँ, थेरेपेटिक योगा है उनके लिए, वो प्रिकॉशंस के साथ में कर सकते हैं। या फिर कुछ प्रॉप्स वगैरह हम लोग यूज लेते हैं तो उन प्रॉप्स का सपोर्ट लेकर के वो हम आसन्स करवाते हैं।
कोई निश्चित समयावधि, ड्यूरेशन? ड्यूरेशन, जो नॉर्मल ड्यूरेशन वो रहता है वो 1 घंटे का रहता है। हम्म, तो 1 घंटा आप अपने आप को दें और फिर जो 23 घंटे हैं वो पूरा एनर्जी के साथ बिताएं। योग इंसान को प्रकृति के, कुदरत के और करीब ले जाता है, बिल्कुल ले जाता है। तय है। ध्यान या समाधि तक पहुंचने के लिए कितने संयम की जरूरत है? मतलब डेडिकेशन की जरूरत है। इसका जो पहला सूत्र जो है वो यही है कि अथ योगानुशासनम। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, अनुशासन नहीं आएगा, आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अनुशासन लेकर आइए, एक निरंतरता लेकर आइए, रेगुलरिटी लेकर आइए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए। उसके बाद रिजल्ट्स आपको अपने आप मिलने लगेंगे। आप अगर एक चीज के पीछे जा रहे हैं तो आपको 10 चीजें मिलने लग जाएंगी। जी, योग दिवस की हृदय से आपको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं पुनीत मेहता जी। चलते चलते 30 सेकंड में आप जोधपुर और मारवाड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं योग दिवस के मौके पे? सभी मारवाड़ वासियों को मेरा यही संदेश है कि जो मैंने अर्न कॉन्सेप्ट बताया है उसके ऊपर काम करें, डेली एक्सरसाइज करें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, प्रॉपर रेस्ट लें और अच्छा खाना खाएं। क्योंकि आहार विहार आचार विचार, इसी के साथ आप अपने जीवन को सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से चला सकते हैं। क्या बात है। पुनीत मेहता जी, आप हमारे बीच पधारे, जोधपुर के युवा योग गुरु, आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।